हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 303। रेस्पिरेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो यानी जिसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी वो, और एक वो वीडियो जिसमें हमने NADH और FADH के बारे में स्टडी की थी, वो ज़रूर देखो आप। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कस की थी जिसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस से। अब ग्लाइकोलाइसिस जानने से पहले मैं कुछ बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। वो मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि ग्लाइकोलाइसिस जो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, वो उसको समझना आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाए। उन बेसिक्स में मैं सबसे पहले बात करूँगा अबाउट ट्राइओज। नाउ व्हाट इज़ अ ट्राइओज? देखो, वर्ड को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ट्राई मीन्स 3 और ओज वर्ड यूज़ होता है शुगर के लिए, हम सबको पता ही है। तो बेसिकली ट्राइओज एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, यानी 3 कार्बन का मोनोसेकेराइड को हम लोग ट्राइओज कहते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्राइओज के 2 बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। तो एक बार मैं उन 2 ट्राइओज के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, ये मॉलिक्यूल की बात करता हूँ मैं। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा कि 3 कार्बन और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप, तो ये होता है ग्लिसरॉल। ये होता है ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है, उसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। वी ऑल नो दिस इज़ वेरी बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और सिमिलरली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, वो सब हमको ग्लाइकोलाइसिस समझने में और मदद करेगी। नाउ दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है आ गया है। बाकी दोनों कार्बन पे अभी भी OH जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक और जो है हम लोग यहाँ पर ट्राइओज की बात करेंगे जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों ही एग्जाम्पल्स है ट्राइओज शुगर के। ग्लिसरॉल इज नॉट अ शुगर, ध्यान रखना आपको। ग्लिसरॉल ट्राइओज शुगर नहीं है, जबकि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ही क्या है? ट्राइओज शुगर। और बहुत क्लियर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन ग्रुप है, जो कि इसके नाम यानी एसीटोन से काफ़ी क्लियर हो जाता है। ओन सफिक्स किसके लिए यूज होता है? कीटोन के लिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड का केमिकल फार्मूला होता है C3H6O3 और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का केमिकल फार्मूला है C3H6O3, यानी कि दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है उनको कहा जाता है आइसोमर्स। तो रिमेंबर, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर बोथ आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और दोनों ही ट्राइओज का एग्जाम्पल होता है। नाउ जैसा कि क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि ये एक एल्डिहाइड शुगर है, यानी ये एक एल्डोज की कैटेगरी में आता है और ये आता है कीटोज शुगर की कैटेगरी में। चलिए, और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम लोग। फिलहाल मैं आपको केवल ग्लाइकोलाइसिस में इनका क्या रोल है उस पर बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूँ मैं। जब मैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में यहाँ पर इस H की जगह पर, यानी इस वाले कार्बन में O के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा हूँ, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए, अगर आप नीट UG की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनके नाम याद करने में आसानी हो और कुछ बहुत ही बेसिक्स चीज़ें जो है आपके दिमाग में रहे। तो दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सिमिलरली ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में भी जब मैं एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, GAP, ठीक है। यहाँ पे भी O के साथ जो H था उस H की जगह पे हमने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नाउ अगर आप इनका केमिकल फार्मूला देखोगे तो इन दोनों का भी केमिकल फार्मूला क्या है? सेम। नाउ दैट मीन्स दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और दोनों ही ट्रायोज शुगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्हीं ट्रायोज शुगर में हमने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया है। ये चीज़ें अपने को जो है ग्लाइकोलाइसिस में सब काम आएगी। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, देखो ये एक और बहुत छोटा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ जो अपने को आगे काम आएगा। देखो ये एडिनाइन मॉलिक्यूल है, आप सबने डीएनए के स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा। जब इस एडिनाइन को मैं जोड़ता हूँ एक राइबोज शुगर के साथ, तो वी ऑल नो कि नाइट्रोजनस बेस जब एक राइबोज शुगर के साथ ज्वाइन होता है तब बनता है न्यूक्लियोसाइड, और एडिनाइन जब राइबोज के साथ ज्वाइन होगा तब जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होता है एडिनोसिन। अब मैं इस एडिनोसिन के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। अब जब मैं AMP के साथ एक और फॉस्फेट जोड़ूंगा तो बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो बहुत आसान है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एडिनोसिन और एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट जुड़े हुए यानी ADP। सिमिलरली अगर मैं एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं यहाँ पर, तब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कहलाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे आप लोग ATP कहते हो, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर ADP से ATP बनाना है तो ऑल यू नीड इज़ अ फॉस्फेट, और अगर ATP से ADP बनेगा तो एक फॉस्फेट रिलीज होगा। अब यहाँ पे आपको फॉस्फेट के बीच में कुछ बॉन्ड्स दिख रहे हैं। देखो मैं फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये 2 बॉन्ड्स, दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। और हम जो कहते हैं कि ATP में एनर्जी होती है, वो ATP का एनर्जी बेसिकली इनके इन बॉन्ड्स की वजह से ही होती है। जब ATP का ब्रेकडाउन होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है, तब ये बॉन्ड टूटने से अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज़ ATP। यानी सिंपल सी बात है कि अगर AMP से ADP बनाना हो तो आपको एक फॉस्फेट जोड़ना होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। देखो डायरेक्ट बायोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब आप कुछ प्रोसेसेस के नाम पढ़ोगे जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तब आपको वहाँ पे क्लिक होगा कि सर ये फॉस्फोराइलेशन है क्या। तो यही फॉस्फोराइलेशन है, जब AMP में एक फॉस्फेट जुड़ता है और उसे बनता है ADP, तो वो प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन है। इसी तरह से जब एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तब बन जाएगा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेरा मकसद बस इतना था कि जितने भी जो प्रोसेसेस है और जितने भी मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे तो उनके नाम आपको समझ में आने चाहिए। अगर उनके नाम आपको समझ में आ जाएंगे तो उनसे रिलेटेड उनके एंजाइम्स और उनके साथ होने वाले प्रोसेसेस समझना ग्लाइकोलाइसिस में एक बहुत ही आसान चीज़ होगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं ग्लाइकोलाइसिस या फिर EMP पाथवे। सबसे पहले जैसा हर बार करते हैं इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं। ग्लाइको एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड ग्लाइको, और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिट करना। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, शुगर का ब्रेक डाउन। नाउ वी ऑल नो कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से बनता है पायरुविक एसिड, तो शुगर का स्प्लिटिंग हो रहा है। नेक्स्ट इसका एक और नाम है EMP पाथवे। ये नाम इसलिए रखा गया बिकॉज इसकी जो डिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे उनका ये एब्रीवेशन है। E स्टैंड्स फॉर गस्टाव एम्डन, M स्टैंड फॉर ओटो मेयरॉफ एंड P इज़ फॉर पार्नास। तो एम्डन का E, मेयरॉफ का M और पार्नास का P, ये बन गया आपके लिए EMP पाथवे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन है या नहीं है उसके हिसाब से आगे मेटाबोलाइज होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वाया क्रेब साइकिल। दिस इज क्रेब साइकिल, और ये प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुविक एसिड इथेनॉल फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगी, जो एक तरह का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। उसी को आप एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और क्रेब साइकिल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। की पायरुविक एसिड के साथ में अब आगे क्या होगा तो वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। फिलहाल जो सबसे पहला स्टेप है
ग्लाइकोलाइसिस उसकी बात करता हूँ मैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विद ग्लूकोज विच इज़ C6H12O6 यानी 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH, इसलिए ये एसिड हुआ। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसे मॉलिक्यूल कितने बने, 2, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस इज अ चेन ऑफ टोटल 10 रिएक्शंस। टोटल 10 रिएक्शंस होगी, और उन 10 रिएक्शंस में स्टार्ट होगा ग्लूकोज से और एंड होगा पायरुविक एसिड से। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। चाहे प्रोसेस एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इन दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, ठीक है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, ग्लाइकोलाइसिस से। बनेगा क्या, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड आगे चल के ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस ये डिसाइड करेगी कि पायरुविक एसिड का आगे फॉर्मेशन किस चीज़ में होगा। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग ग्लूकोज से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का एक बार केमिकल स्ट्रक्चर भी साथ साथ में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। वो इसलिए समझा रहा हूँ मैं ताकि आपको एंजाइम्स के नाम याद करा सकूँ, और वो प्रोसेस क्या हो रहा है वो प्रोसेस मैं आपको समझा सकूँ। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे तब आपके लिए ये जो चेन ऑफ रिएक्शंस है वो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा मुश्किल जो मुझे बच्चों ने व्हाट्सएप किया वो ये किया कि सर हमें ये याद नहीं रहता कि ग्लाइकोलाइसिस में किस स्टेप पर ATP बनेगा, किस पे ATP यूज़ होगा और किस पे NADH यूज़ होगा या किस पे NADH बनेगा। तो वो चीज़ें कैसे समझनी है वो ज़रूरी है, रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें अपने आप जो है सॉल्व होती जाएगी। देखिए ये मैंने बनाया आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O6, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि ग्लूकोज में जो छठा कार्बन होता है वो आउट ऑफ द रिंग होता है। यहाँ से शुरुआत होती है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। 6th कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग। यहाँ मैं आपको जो जो छोटी चीज़ बता रहा हूँ सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं सोचे कि सर हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। आप अगर भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी है, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझें आप। ग्लूकोज सबसे पहले स्टेप में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब भी आप किसी रिएक्शन की स्टडी करें तब आप ये देखें कि ये जो प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखो ये पहली रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच कर रहा हूँ। यहाँ देखो आप, शुरुआत किससे की, ग्लूकोज, और बनाया क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, तो हम सबको पता है 6 का मतलब होता है कि ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ना है। तो 6th कार्बन ये था, तो इस 6th कार्बन पे मैंने जोड़ दिया एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमने कोई केमिकल चेंज नहीं किया। अब ये फॉस्फेट मुझे ग्लूकोज पे जोड़ना है, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, तो ये फॉस्फेट आएगा ATP के ब्रेकडाउन से। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं, और जब ATP का ब्रेकडाउन होगा तो उससे बनेगा ADP, जिसमें 2 फॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर 6th कार्बन पर अटैच हो जाएगा। तो क्या आपके लिए ये याद रखना मुश्किल है क्या कि किस स्टेप पर ATP यूज़ होगा? बहुत आसान है, जिस स्टेप के प्रोडक्ट में फॉस्फेट ऐड हो रहा हो उसी रिएक्शन में जो है ATP का ब्रेकडाउन होगा। ये इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो वी ऑल नो ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर, इसलिए इस एंजाइम का नाम रखा गया है हेक्सोकाइनेज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। तो ये था सबसे पहला स्टेप जिसमें हमने एक ATP यूज़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया।
Now in the next step, this glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Now listen to this carefully. What is glucose? C6H12O6. What is fructose? C6H12O6. We all know कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है. The only difference is the difference in the structure. They both are isomers of each other. यानी इस सेकेंड रिएक्शन में जिसमें आप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना रहे हो, इस पूरे रिएक्शन में आपने केवल और केवल आइसोमराइजेशन करवाया, जिसमें एक आइसोमर को आपने दूसरे आइसोमर में जो है कन्वर्ट किया. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसका पूरा स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों ही C6H12O6, ठीक है, और प्लस एक फॉस्फेट जुड़ा होगा इसमें. तो दोनों आइसोमर से एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है इसका नाम ऑब्वियसली क्या है? आइसोमरेज. रटने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है. दिमाग खोलकर आराम से अगर आप स्टडी करोगे तो सब चीज़ें अपने आप आपको याद आ जाएगी. नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं. नेक्स्ट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. अब आप ज़रा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप कहोगे कि सर इसमें केवल इतना सा बदलाव है कि हमने एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया पहले कार्बन पे. अब देखो आप यहाँ पर फ्रक्टोज में अगर मैं जोड़ूँ तो दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन. तो पहले कार्बन पे भी अब क्या अटैच हो गया? फॉस्फेट. इसलिए हमने लिख दिया फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. बिस का मतलब क्या होता है? 2. यानी कि फ्रक्टोज पे 2 फॉस्फेट जुड़ा है, एक पहले कार्बन पे और एक सिक्स्थ कार्बन पे. हमने क्या किया? केवल एक फॉस्फेट जोड़ा है. अब ऑब्वियस सी बात है कि ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा? तो सर ये फॉस्फेट हम ATP से ही लेंगे, यानी यहाँ पे भी ATP का ब्रेकडाउन होगा और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर फर्स्ट पर जाकर अटैच होने वाला है. और यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. यानी कि जो फ्रक्टोज फॉस्फेट था, यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट क्या है? फ्रक्टोज फॉस्फेट. फ्रक्टोज फॉस्फेट पे हमने क्या जोड़ दिया? एक और फॉस्फेट, तो बन गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. अब पूरे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर केवल 2 ही स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर ATP का ब्रेकडाउन होता है, एंड इसको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. अब आपको पता चल गया होगा कि सर वो स्टेप जिसके प्रोडक्ट में एक फॉस्फेट आकर अटैच होता है उसी में ATP का ब्रेकडाउन होगा. बस ये इतना सिंपल है. आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी. देखो बेसिकली जब हमने रेस्पिरेशन की शुरुआत की तब हमने आपको ये बोला कि रेस्पिरेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बनता है. ठीक है, हम रेस्पिरेशन इसीलिए करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि एनर्जी फॉर्मेशन हो सके. अब तक जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस की चेन ऑफ रिएक्शंस पढ़ी उसमें मैंने कहीं पे भी एनर्जी नहीं बनाई. इनफैक्ट इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने एनर्जी यूज़ की. एनर्जी इज़ ATP. हम यहाँ पर ATP यूज़ कर रहे हैं. हमने अब तक ATP का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं किया. इसलिए इन स्टेप्स को ग्लाइकोलाइसिस में इन्वेस्टमेंट फेज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट फेज. देखो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्यों बोला? ATP बनाने के लिए हमें कुछ ATP खर्च करने पड़ेंगे. पहले हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ ATP को ताकि हम और ज़्यादा ATP बना सकें. दैट इज़ द रीज़न दीज 3 रिएक्शंस फॉर्म द इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. आगे बढ़ता हूँ मैं. फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से हम आगे बढ़ते हैं. देखो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कितने कार्बन है? 6 कार्बन है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जिसमें 6 कार्बन है वो ब्रेकडाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स में जिन दोनों में 3-3 कार्बन है. सी फ्रक्टोज इज अ हेक्सोज शुगर, यानी 6 कार्बन की शुगर. मैं एक 6 कार्बन की शुगर को 2-3 कार्बन की शुगर में ब्रेकडाउन कर रहा हूँ. यानी कि एक हेक्सोज मॉलिक्यूल को 2 ट्रायोज मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन कर रहा हूँ मैं. और आपको अच्छे से पता है कि वो कौन से 2 ट्रायोज है. तो आंसर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. यहाँ पे देखो 2 फॉस्फेट थे, बिसफॉस्फेट. एक फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड पे चला गया, एक फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पे चला गया.
और इन दोनों के स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में देखे थे। दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ दिस स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज मीन्स 6-biphosphate into gap and DHAP is by the enzyme aldolase। और ये दोनों ही प्रोडक्ट DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आर इंटर कन्वर्टिबल। दोनों आइसोमर्स हैं केवल एक दूसरे के, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स थे वैसे ही ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, यानी एक ऐसा आइसोमरेज जो दो ट्रायोज और ऐसे ट्रायोज जिनमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उनको आपस में कन्वर्ट करवाता है, उसको कहते हैं फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। नाउ देखो डायरेक्टली एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बना। अब जो DHAP बनता है ये DHAP भी कन्वर्ट हो जाता है गैप के अंदर, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में। तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डायरेक्ट बना और एक बना DHAP के कन्वर्जन से, यानी कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनेंगे यहाँ पर? 2। अब यही ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आगे की रिएक्शंस करवाएगा, यानी अब आगे जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो कितने बनेंगे? सबके सब 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate को कन्वर्ट किया 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझो आप बात को। सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि यहाँ पर हमने बोला ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate यानी तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच्ड है, जबकि प्रोडक्ट में बन गया 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड, यानी कि पहले और तीसरे कार्बन पर एक एक फॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट यहाँ पर अटैच्ड है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक फॉस्फेट का जो है यहाँ पर ऐड किया है हमने सबस्ट्रेट में, ठीक है। लेकिन ये जो फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हुआ है ये हम ATP से नहीं लेते। इस बार जो इन्वेस्टमेंट फेज था केवल उसी में ही फॉस्फेट ATP से लिया गया था, यहाँ पर ये फॉस्फेट ATP से नहीं लिया गया है। अब ये आपके सामने 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड का स्ट्रक्चर है। पहला कार्बन और तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट अटैच्ड है और ये फॉस्फेट आएगा H3PO4 से, यानी कि हम इस रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट के साथ में H3PO4 का रिएक्शन कराएंगे और ये फॉस्फेट जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 2H3PO4 इसलिए लिखा है बिकॉज इस पूरी रिएक्शन में 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बने हैं और इस 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड बना है। तो हर रिएक्शन में एक H3PO4 काम में आएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से कन्वर्ट होकर बना 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड। इस स्टेप के बारे में समझने से पहले आप मेरा NaDH2 वाला वीडियो जो अभी रिलीज़ किया था हमने उसको ज़रूर देखो, बिकॉज उसमें हमने NaDH के फंक्शनिंग को आपको यहाँ पर समझाया था। देखो हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जब हम किसी ग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि हम ग्लिसरल्डिहाइड से बना रहे हैं ग्लिसरिक एसिड, यानी कि क्लियर बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से हाइड्रोजन क्या है, रिलीज होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ है ये एक्सेप्ट कर लेता है NAD+, ये एक्सेप्ट कर लेता है NAD+, और NAD+ इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, NADH। नाउ बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ग्लाइकोलाइसिस में कौन से स्टेप पर NADH का फॉर्मेशन होता है, इसको कैसे याद रखें। तो आपको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस में केवल एक ही स्टेप ऐसा है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और वो ये स्टेप है। क्लियर ऑक्सीडेशन का स्टेप है, एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा तो NAD+ उसको एक्सेप्ट करेगा और NADH का फॉर्मेशन करेगा। नाउ अगेन यहाँ पर मैंने 2 NADH क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर 2 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंजाइम कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा, तो हमने लिखा एंजाइम यूज़ होगा डिहाइड्रोजनेज। क्यों, डिहाइड्रोजनेज का क्या मतलब हुआ, डिहाइड्रोजनेज का मतलब होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन लॉस करवा दे दैट इज डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पर हाइड्रोजन का
लॉस हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंजाइम कौन सा हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे बढ़ते हैं ना। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बने, बिल्कुल करेक्ट बात है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर बदलाव क्या हुआ। यहाँ पर यह बदलाव हुआ सिंपल सा कि सर इस सबस्ट्रेट में पहले और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है, जबकि प्रोडक्ट में केवल तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है, यानी पहले कार्बन का फॉस्फेट निकल गया। अब जब पहले कार्बन का फॉस्फेट निकल गया तो वो फॉस्फेट कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एडीपी, यानी एडीपी मॉलिक्यूल उस फॉस्फेट को जो है एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एटीपी। ये यहाँ पे फॉस्फेट दिख रहा है आपको, ये फॉस्फेट जाकर एडीपी से ज्वाइन हो जाएगा, और जब एडीपी से एटीपी जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सॉरी एडीपी से जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एटीपी। अगेन मैंने 2 एडीपी से 2 एटीपी क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पर पूरे रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 2 ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, इसलिए मैं हर जगह पर डबल लिख रहा हूँ बस। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, यहाँ पर एंजाइम है ट्रांसफॉस्फोराइलेज। अब ये एंजाइम का नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एज तुम्हें पता ही है एंजाइम के पीछे लगता है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्रांसफर करके एडीपी पे जोड़ा गया, तो एंजाइम का नाम क्या रखा है हमने, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वीडियो को यहाँ पॉज करो और खुद जानने की कोशिश करो कि क्या बदलाव हुआ। बदलाव केवल इतना हुआ कि हमने फॉस्फेट को जो तीसरे कार्बन पे जुड़ा था उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे कार्बन पे, बस इतना सा बदलाव हुआ। उसके अलावा ना तो कोई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फॉस्फेट जुड़ना या फॉस्फेट निकलना, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज़ ओनली शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द 3rd कार्बन टू द 2nd कार्बन, इसलिए एसिड का नाम भी क्या बन गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और एंजाइम का नाम है म्यूटेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको ना इनॉल का मतलब बताता हूँ। देखो इनॉल वर्ड कहाँ से आता है, आपको पता होगा एल्कीन। जब आप किसी एल्कीन के एल्कोहल की बात करते हो तब आप उसको कहते हो एल्कीनॉल। उसी एल्कीनॉल को शॉर्ट में कहा जाता है इनॉल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट को, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है एल्कीन का एल्कोहल। ये एक एल्कीन हो गया, ये एल्कीन का एल्कोहल, तो इसलिए यहाँ पे नाम आ गया 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फेट वहाँ का वहाँ है 2nd कार्बन पे, यहाँ पे भी फॉस्फेट 2nd कार्बन पे, यहाँ पे भी फॉस्फेट 2nd कार्बन पे, लेकिन यहाँ पर इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। यानी देखो यहाँ पर क्या था, एल्केन ग्रुप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्कीन बन गया, तो ये बन गया एल्कीनॉल यानी कि इनॉल। और यहाँ पे ये जो एसिड होता है ये स्ट्रक्चर है पायरुविक एसिड का, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और एंजाइम का नाम भी ऑब्वियसली क्या रख दिया हमने, इनोलेज, क्योंकि यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बस ये यहाँ पर चेंज हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखो आप, देखो वी ऑल नो कि जब आपको एल्केन से एल्कीन बनाना हो तो आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, इसमें कुछ नया नहीं है। एल्केन से एल्कीन तभी बनता है जब वहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, तो इस स्टेप में भी एल्केनॉल से बन रहा है एल्कीनॉल, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से बन गया पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड, यानी कि क्या हो गया, ये जो फॉस्फेट था वो रिलीज हो गया, 2nd कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया। अब वही बात है कि सर फॉस्फेट रिलीज हुआ तो कहाँ जाएगा, तो ये जो फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हुआ ये चला जाएगा एडीपी के पास में, और एडीपी एक फॉस्फेट पाकर बन जाएगा एटीपी। तो दिस इज दी पायरुविक एसिड। फ़र्क किसका है, केवल इस फॉस्फेट का जो यहाँ से निकलकर एडीपी के साथ में जुड़ गया। और यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है पायरुवेट काइनेस, दिस इज दी पायरुवेट काइनेस, और ये बन गया हमारा एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड ना। यहाँ पर केवल 2 स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है,
और बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से दो स्टेप है जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है? तो आप केवल प्रोडक्ट देखो और ये देखो कि अगर सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट निकल रहा है तो एटीपी बनेगा। यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फो था, प्रोडक्ट बन गया 3 फॉस्फो, यानी एक फॉस्फेट निकल गया। सिमिलरली यहाँ पर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड था, यहाँ पायरुविक एसिड था, यानी एक फॉस्फेट निकल गया जो जाके एडीपी के साथ में बाइंड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? और वापस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स 2x यानी 2 बार बनते हैं। क्यों? क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको इस पूरे चेन ऑफ रिएक्शंस को जो हमने स्प्लिट कर करके यहाँ पे देखा उसको फटाफट समराइज कर रहा हूँ मैं एक ही स्लाइड पे। ठीक है, एंजाइम्स के नाम वगैरह वापस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बदलाव केवल इतना सा है कि 6th कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा। ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी से। नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि एक सिंपल आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी कि जहाँ पर पहले 6th कार्बन पे फॉस्फेट था अब 1st कार्बन पे भी फॉस्फेट लग गया, यानी कि एक और फॉस्फेट जुड़ा। तो नया फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी से। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में केवल 2 ही रिएक्शंस है जहाँ पर एटीपी यूज होता है और ये वो वाली रिएक्शंस है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोज एंजाइम की मदद से ब्रेकडाउन हो जाएगा 2 ट्रायोज में 3 कार्बन की शुगर में डीएचएपी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये डीएचएपी भी बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चेंज क्या है? चेंज है एक तो फॉस्फेट जुड़ा और एक हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा? NAD+ और क्या बन जाएगा? NADH। ये जो फॉस्फेट जुड़ा ये फॉस्फेट इस बार एटीपी से नहीं आया, ये आया फॉस्फोरिक एसिड से। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बाद में कन्वर्ट किया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी एक फॉस्फेट रिलीज हुआ। ये रिलीज्ड फॉस्फेट एडीपी से जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी केवल फॉस्फेट का पोजीशन चेंज किया। उसके बाद में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एक इनॉल यानी एल्किनॉल का फॉर्मेशन हुआ। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ग्लिसरिक एसिड से बन गया पायरुविक एसिड। और नेक्स्ट स्टेप में 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में से फॉस्फेट निकल जाएगा और बन जाएगा पायरुविक एसिड। और ये फॉस्फेट कहाँ जाएगा? इसको एडीपी एक्सेप्ट करेगा और बना देगा एटीपी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करने लायक है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 बनेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड, ये सब 2-2 बनेंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखो आप, पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और सबसे लास्ट वाला स्टेप, इन सब में अगर आप गौर से देखोगे तो इन सब में रिएक्शंस इरिवर्सिबल है। बाकी हर जगह पे जो मैंने एरो लगाए वो डबल एरोज है, यानी कि रिएक्शंस रिवर्सिबल है, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और 10th रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये वापस रिवर्स में नहीं जाती और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आई थिंक द कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ। मैं ग्लाइकोलाइसिस इससे रिलेटेड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि कितने एटीपी बनते हैं और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।